जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य गुरुकुल पर। तो दोस्तों, अब तक आपको हमने पढ़ाया, पहले हमने आपको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको आपका जो पहला पाठ था वास्तविक संख्याएं उसके ऊपर चर्चा करी और हमने अपनी पहली प्रश्नावली अभ्यास 1.1 भी यूक्लिड की प्रमेय पर जो आधारित था वो हमने पढ़ा। अब दोस्तों हम अपनी क्लास को उसी से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको थोड़ी कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं पढ़नी पड़ेंगी। इसमें मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा था दोस्तों संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर्स। उसमें दोस्तों हम संख्याओं को दो भागों में बांटेंगे, एक तो सम संख्याएं जिन्हें दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स, और दोस्तों दूसरी होती है विषम संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो दोस्तों अब आपको यह लगेगा कि ये होती क्या है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित होती है, दो से विभाजित होती है या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो। ठीक है दोस्तों, या तो दोस्तों आप इनमें से एक कोई सी बात याद रख सकते हैं, या तो संख्या जो है हमारी 2 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर दोस्तों उसके इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 व 8 के रूप में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, या फिर दोस्तों हम ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 व 9 हो। तो दोस्तों अब हम उदाहरण लेंगे। सम संख्या के उदाहरण में आप देख सकते हैं ये हमने लिखा है 1002, ये लिखा है हमने 11798। इसी तरीके से दोस्तों हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं सम संख्याएं। इसमें इसका इकाई का अंक 2 है और इसका इकाई का अंक 8 है, तो ये सम संख्याएं हैं और 2 से विभाजित भी हैं। और अगर दोस्तों हम विषम संख्या का उदाहरण लें तो दोस्तों आप लिख सकते हो 1135, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। दोस्तों आप अगर यहाँ पर भी ये शुरुआत होती है 0 से, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 के गैप से दोस्तों हर एक नंबर में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो हमें अगली सम संख्या मिलेगी। ऐसे एक विषम संख्या में 2 जोड़ दोगे तो आपको अगली विषम संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे संख्याओं के बारे में। दोस्तों अब हम संख्याओं के बारे में ही, अभी तो हमने दोस्तों संख्याएं पढ़ी सम और विषम के आधार पर। अब दोस्तों हम इन्हें पढ़ेंगे इन्हीं गुणनखंडों के आधार पर। गुणनखंडों के आधार पर भी दोस्तों हम 2 भागों में बांटते हैं।
एक तो होती है दोस्तों अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर्स। दूसरी होती है दोस्तों भाज्य संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर्स। तो दोस्तों पहले हम सीखेंगे, पहले हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनका ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो अर्थात एक व संख्या खुद, संख्या स्वयं, स्वयं का मतलब ही दोस्तों खुद होता है। इसका उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे दो। दोस्तों तो दो के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक और दो, तो इसीलिए दोस्तों दो ही हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और दोस्तों हम अब लेते हैं अगली अभाज्य संख्या आएगी तीन। इसके भी दोस्तों एक और तीन दो ही गुणनखंड होते हैं। अब अगली संख्या आएगी दोस्तों पांच, पांच के भी एक और पांच ही गुणनखंड होंगे। फिर अगली संख्या आती है दोस्तों सात, इसके भी एक और सात। इसी तरीके से दोस्तों अब आएगी हमारी अगली संख्या 11, 11 के भी एक और 11 ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या, और ये इसी तरीके से आगे चलती जाती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारी सिर्फ दो को छोड़कर बाकी शेष सभी संख्याएं कैसी आएंगी? विषम होंगी। तो दोस्तों दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे बहुविकल्प में पूछ लिया जा सकता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो केवल दो ही होती है, या फिर एकमात्र समअभाज्य संख्या दो ही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम भाज्य संख्याओं की तरफ, जिनके दो से अधिक गुणनखंड। क्या हो दोस्तों? जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। उदाहरण देंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं उदाहरण लेता हूं चार। चार का एक तो एक होगा, एक दोस्तों दो होगा, एक होगा चार। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम छह की बात करें तो इसके फैक्टर होंगे एक दो तीन छह। अर्थात दोस्तों चार जो संख्या है वो एक से भी विभाजित होगी, दो से भी होगी, चार से भी होगी। इसी प्रकार दोस्तों छह भी एक से विभाजित होती है, दो से भी होती है, छह से भी और तीन से भी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप आठ को भी ले सकते हैं। दोस्तों आठ भी एक से होता है, दो से होता है विभाजित, चार से होता है, आठ स्वयं खुद से भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई हमारी भाज्य संख्या। अब दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको हमेशा याद रखनी है कि क्या कि कोई भी संख्या, नोट पॉइंट डाल के लिख लेना दोस्तों आप अपनी पुस्तिका पर, कि कोई भी संख्या सदैव एक व खुद से विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे गुणनखंड करना। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गुणनखंड
कर। दोस्तों आपकी अगली जो प्रश्नावली है उसमें अभाज्य गुणनखंडों का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंडों का। तो दोस्तों अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, हम अभाज्य संख्याएं जानते हैं। कौन कौन सी होती है हमारी अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसी प्रकार दोस्तों आगे तक हम करते चले जाएंगे। तो हम ये कोई भी संख्या हो दोस्तों, तो हम प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करके देखते हैं। दोस्तों जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको लेता हूं यहां पर 143। दोस्तों इसे अभी कुछ समय के लिए हम रोक देते हैं। पहले आपको हम बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लेंगे। दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल है 32। आप दोस्तों देख रहे होंगे इसका अंतिम अंक 2 है, तो यह कैसी संख्या है? सम संख्या। और हमने अभी पढ़ा था प्रत्येक सम संख्या 2 से विभक्त होती है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा, पहले हम इस संख्या में पढ़ेंगे। पहले दोस्तों 2 का पहाड़ा हम पहली संख्या में पढ़ेंगे, 2 एकम 2। अब दोस्तों यहाँ से 1 बचा और अगली संख्या है 2। 1 और 2 मिलकर बनाएंगे 12। अब 2 का पहाड़ा हमें 12 में पढ़ना, तो 2 6 12। और आप दोस्तों जानते भी हो, अगर आपको अपने उत्तर की पुष्टि करनी है तो आपने जिससे भाग दिया 2 से 16 में गुणा करो तो 32 ही मिलेगा। और दोस्तों यही हमारी यूक्लिड प्रमेय भी थी। तो आपको दोस्तों ये चीज करने के बाद जो हमारा भाज्य मिल रहा है, ये चीज बिल्कुल परिचित लग रही होगी, क्योंकि हमने किसमें पढ़ी थी? यूक्लिड प्रमेय में। जब कोई संख्या पूर्ण विभाजित होती है तो उसमें शेषफल तो आता नहीं है जो हम जोड़ेंगे, तो इसीलिए दोस्तों इसकी गुणा करने के बाद ही हमें क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा, जिससे हमने विभाजित किया है। अब दोस्तों ये फिर से 6 है तो सम संख्या है, इसे फिर से हम विभाजित करेंगे तो 2 से 8 बार जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 8 के 16 होते हैं। 2 से फिर 2 चौक 8 होते हैं, फिर 2 से फिर करेंगे 2 दूनी 4, और दोस्तों अंतिम बार 2 एकम 2। तो दोस्तों आपने देखा 32 केवल अभाज्य संख्या 2 2 के रूप में ही लिख दिया गया। 2 2 2 2 और 2। दोस्तों हमारे 5 2 आए। और दोस्तों आप जानते होंगे प्रत्येक संख्या अगर लिखनी होती है तो उसकी एक घात होती है, एक पावर होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, सेम संख्या की गुणा अगर होती है तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। एक इसकी भी है, एक इसकी भी है, एक इसकी भी है, सभी की एक एक, और ये 5 हैं। तो दोस्तों कितनी घातें हो जाएंगी? 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। 5 बार जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 2 की घात 5। तो दोस्तों 32 को इस रूप में लिखना ही हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम एक और उदाहरण लेते हैं। हम उदाहरण लेंगे दोस्तों 81। दोस्तों हम जानते हैं अंतिम अंक 1 है, तो दोस्तों ये सम तो है नहीं जो 2 से विभाजित होगा। अब दोस्तों हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। दोस्तों क्योंकि ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो इसलिए हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। अब दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि मुझे कैसे अंदाजा लगा कि ये संख्या 3 से ही विभाजित होगी। ये चीज सिखाने के लिए दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र अतिशीघ्र ही आपको विभाज्यता के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा, जिसमें आपको यह सिखाया जाएगा कि कौन सी संख्या हम डायरेक्ट देखते ही बिल्कुल फुर्ती से बिना कुछ सोचे समझे अपने सिर्फ थोड़ा सा नियम पढ़ के डायरेक्ट बता देंगे कि कौन सी संख्या किस अंक से विभाजित होगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अभी सिर्फ आप दोस्तों मेरे साथ समझिए इसे। तो हम 3 से इसे भाग करेंगे, 3 दूनी 6। अब दोस्तों कितने बचे? 2 बचे। 2 और 1 21 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 3 सत्ते 21 होते हैं। अब दोस्तों 3 के पहाड़ में तो 27 आता ही है, 3 निम 27, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। तो दोस्तों 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। दोस्तों इसी प्रकार हम जानते हैं इनकी भी घात 1 1 1 1 है सभी की, तो इसकी घात कितनी है? 4 है। तो दोस्तों 1 1 1 जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यही दोस्तों, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये मैंने गलती से 27 लिख दिया, ये 81 है, 81। तो दोस्तों 81 के क्या फैक्टर है? 3 की घात 4। यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब दोस्तों जो हमने सबसे पहले उदाहरण लिया था उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों
आपको इस बात में निश्चिंत रहिए कि मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। मैं आपको विभाज्यता की शीघ्र अतिशीघ्र वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। 11 एकम 11, यहाँ से बचे 3, 3 और 3 33, तो 11 तिया 33। अब दोस्तों हम जानते हैं 13 अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही विभक्त होगी। तो अब दोस्तों आपने देखा 143 के गुणनखंड क्या है, 11 गुणा 13। दोस्तों ये भी इसके अभाज्य गुणनखंड ही है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं के रूप में ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सब क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। दोस्तों अब हम कुछ और उदाहरण लेकर क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों हम लेते हैं, हमने लिया अगली संख्या 24। दोस्तों हम जानते हैं अंतिम अंक 4 है, तो ये सम संख्या है, तो 2 से तो विभक्त होगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छिक्का 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 की घात 1 है, 1 है, 1 है, 3। तो दोस्तों अब हम बार बार लिख कर नहीं दिखाएंगे, आप समझदार हैं। तो कितनी घात हो जाएंगी, 2 की घात 3 और 3 की 1 है। तो दोस्तों हम एक घात को नहीं लिखते, एक क्योंकि शो करने की चीज नहीं होती, वो एक तो सभी के पास होती है। तो दोस्तों 24 क्या हो गया, 24 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 की घात 3 और 3 की घात 1। उसे हम दोस्तों बोलते नहीं है, क्योंकि ये सामान्य बोलचाल की भाषा है, इसमें हम एक को नहीं बोलते। अब दोस्तों हम अगला उदाहरण लेते हैं, 72 ले लेते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा अंतिम अंक सम है, तो 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा दोस्तों जब 6 को हम भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 तिया 6, तो 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, तो 2 छिक्का 12। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये भी फिर से सम संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा और मिलकर हो गए 16, तो 2 अट्ठे 16। अब फिर से करूँगा दोस्तों, तो 2 नीम 18। तो हम जानते हैं 9 3 से विभक्त होता है, और 3 फिर 3 से विभक्त हो। तो दोस्तों 72 के क्या गुणनखंड है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर 2 3 बार आया है, तो 2 की घात हो जाएगी 3, और 3 2 बार आया है, तो 3 की घात 2। दोस्तों यही इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप है। अब दोस्तों आपको एक चीज इस वाली प्रश्नावली में और पढ़नी है, वो है दोस्तों क्या, लैसे और मैसे ज्ञात करना। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, लैसे। पूरा नाम होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्त्य, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, और एक होता है में से महत्तम समापवर्तक, इसे इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं HCF। आपको मैंने पिछली प्रश्नावली में इस्तेमाल भी किया था इसका। इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब हम इन पर चर्चा करते हैं कि लैसे और मैसे होता क्या है। दोस्तों मैसे का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। किसी भी संख्या का लैसे निकालने के लिए दोस्तों हमें देखना होता है, पहले दोस्तों लैसे से पहले हम मैसे के बारे में समझेंगे। मैसे का मतलब होता है, मैसे का अर्थ होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो हम ऐसी संख्याओं के जोड़े बनाते हैं या फिर ऐसी संख्याओं को रेखांकित करते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होती हैं। 1 2 कॉमन आ गया दोस्तों, 2 2 बार भी कॉमन आ गया, और 2 यहाँ पर हमें 3 बार भी कॉमन आ गया। अब यहाँ हम 3 देखते हैं, तो दोस्तों 3 भी मिल गया। अब यहाँ बची हुई संख्या कुछ नहीं बची, यहाँ पर 1 बच गई दोस्तों 3। तो जो दोस्तों दोनों में गुणनखंड होता है वही हमारा HCF के अंदर लिखा जाता है।
तो दोस्तों 2 हमारा 3 बार था और 3 एक बार था। तो दोस्तों 2 की गुणा करते हैं अब इन सब की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो दोस्तों हमारा HCF क्या होगा, 24 होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, पहले तो दोस्तों हम लिखते हैं HCF और फिर शेष गुणनखंड लिख देते हैं दोस्तों। क्या लिख देते हैं, शेष गुणनखंड। और दोस्तों याद रखना ये वाली चीज, शेष गुणनखंड वाली विधि जो है वो केवल 2 अंकों की संख्याओं पर ही सही है। 3 के लिए दोस्तों जैसे आपको आगे प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा, वरना आपको दोस्तों अतिरिक्त चीजें अभी अपने मस्तिष्क पर रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका हम एलसीएम और निकाल लेते हैं। हमारा HCF कितना था दोस्तों, 24 और शेष गुणनखंड यहाँ पर था दोस्तों कुछ नहीं बचे थे, यहाँ बचा था 3। तो दोस्तों हम 3 को और रखेंगे। हम जानते हैं 24 तिया कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो दोस्तों इसका एलसीएम हो गया 72। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे HCF व LCM में संबंध, क्योंकि दोस्तों आपके प्रश्न पत्र या फिर परीक्षा के लिए ये रिलेशन संबंध जरूरी भी है, और दोस्तों इसके आधार पर आपके प्रश्नावली में प्रश्न भी आएंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं, हमने माना कोई संख्या a है, तो दोस्तों उसका कुछ HCF भी होगा, उसे हम व्यक्त कर सकते हैं H से, और उसका एक कोई गुणनखंड भी आएगा जिसे हम लिख देते हैं a। ठीक है दोस्तों। अब हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं b, उसमें भी, क्योंकि दोस्तों एक संख्या का तो कोई HCF होता नहीं है, 2 संख्याओं के HCF होंगे दोस्तों, तो दोनों का HCF हमने कॉमन माना है दोस्तों H, और इसका भी कोई गुणनखंड बचेंगे b। और अगर दोस्तों नहीं भी होंगे तो यहाँ पर ये 1 भी हो सकता है, और यहाँ पर भी HCF अगर नहीं होगा तो वो 1 ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप इसके लिए व्यर्थ में चिंतित मत होना। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैं से की। तो मैं से क्या होगा दोस्तों, हमने पहले ही लिया हुआ है H, और दोस्तों हमारा ले से क्या होगा L, जिसे हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था H मतलब मैं से, और बचे हुए गुणनखंड क्या है दोस्तों A, और दूसरा बचा हुआ गुणनखंड क्या है B। तो दोस्तों हमारा ले से क्या होगा HAB होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में H से गुणा कर दूं, H गुणा L, और इधर भी दोस्तों H की गुणा कर दी मैंने HAB, तो दोस्तों ये तो ऐसे ही रहेगा H गुणा L, और दोस्तों मैं इस वाले H को B के साथ ले जाता हूं, ये तो A के साथ है और ये बचा हुआ मैं इसके साथ ले गया। ठीक है दोस्तों। तो HA अभी हमने पढ़ा था, HA क्या है हमारी संख्या A, और HB क्या है हमारी संख्या B, और इधर हमारा है HCF और LCM। तो दोस्तों यहां से ये संबंध, यही संबंध दोस्तों ले से मैं से, HCF और LCM और संख्या पहली A और B, इनके बीच में संबंध व्यक्त करता है। इसे दोस्तों हम भाषा में, बोलचाल की भाषा में ऐसे लिख देते हैं, मैं से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपनी साधारण भाषा में लिख लिया। ये मैथमेटिकल रूप था, ये हमारा भाषा में रूप है सरलतम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके ऊपर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटा सा, बहुत आसानी से जिसे आप समझ सको। दोस्तों मैं पहले लेता हूं 2 संख्याएं, A लिया मैंने 6 और दोस्तों B लिया मैंने 8। तो दोस्तों सबसे पहले हम 6 और 8 के गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों 6 के कर लें, ये सम संख्या है तो 3, और फिर 3 से एक बार, तो 6 के गुणनखंड आए दोस्तों 2 गुणा
दोस्तों 8 के और गुणनखंड करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो दोस्तों 8 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब दोस्तों आपको यहाँ पर HCF दिख रहा होगा। HCF क्या है जो कॉमन होता है, क्या है कॉमन दोस्तों 2। और एलसीएम मैंने आपको बताया था पहले क्या लिखना है दोस्तों HCF और फिर बचे हुए गुणनखंड। बचे हुए गुणनखंड क्या है दोस्तों, पहले मैं 2 लिखूंगा क्योंकि एक क्रम होता है, हम पहले छोटी संख्याएं लिखते हैं फिर बड़ी संख्याएं। तो दोस्तों मैं पहले बची हुई छोटी संख्या लिख देता हूँ 2 2 ये शेष बचे थे, ठीक है दोस्तों। और एक हमारा 3 बचा था। अब इनकी अगर हम गुणा लगा दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। दोस्तों 24 हमारा क्या आया, एलसीएम आया, लैस आया। तो दोस्तों इस चीज को अब हम अपने इस फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं HCF और LCM की गुणा करूंगा और पहली संख्या की और दूसरी की गुणा करूंगा। देखते हैं ये बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर आएगा तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला सही है, हम संतुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों सही तो ये है ही, क्योंकि ये पहले से ही हमारे बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने, सॉरी दोस्तों वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने सिद्ध किया हुआ। हम तो सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए इस प्रश्न के माध्यम से आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा में से था 2, ले से था 24 और हमारी संख्या थी, पहली संख्या थी 6 और दूसरी संख्या थी 8। तो देखिए दोस्तों 24 दूनी 48 और यहाँ पर 6 अट्ठे 48। दोस्तों ये बराबर हो गई। इसी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे लिख देते हैं LHS बराबर RHS। LHS मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बायां पक्ष, और RHS को बोलते हैं दायां पक्ष। ये आपस में बराबर हो गए दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारी ये जो हमने कथन करा था वो सही है। ठीक है दोस्तों।